हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटी का, जिसे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून के नाम से भी जानते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, आया राम गया राम, लेकिन ये कहावत आई कहां से? दरअसल 1966 में हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में एक पर्सन ने एमएलए का इलेक्शन जीता था जिनका नाम था हरिराम। लेकिन 12 बजे उन्होंने अपने इलेक्शन का रिजल्ट हाथ में पाया कि वो जीत चुके हैं। 2 बजे उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से रिश्वत लेके अपनी पार्टी चेंज कर दी। फिर 4 बजे फिर से उन्होंने एक और पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी। फिर शाम को 6 बजे फिर से पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी और शाम के 8 बजे तक वो चौथी बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर चुके थे। यानी कि ये सीधे एक तरीके से डेमोक्रेसी के साथ किया गया धोखा है कि हजारों लाखों लोगों ने किसी एक पर्सन पर भरोसा करके उसे वोट दिया और वो चंद पैसों के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक ही दिन में 4 बार बदल देता है, which is a very huge threat टू इंडियन डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं 1984 की। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जब एक सिंपैथी की लहर बही राजीव गांधी के फेवर में और राजीव गांधी की गवर्नमेंट को 400 प्लस की ब्रूटल मेजॉरिटी मिली, तो राजीव गांधी को इस बात का हमेशा डर था कि ऑपोजिशन पार्टी वाले खुद को कमजोर पाते हुए शायद मेरी पॉलिटिकल पार्टी के एमपीज को, जो लोकसभा के मेंबर से, उन्हें रिश्वत देके कहीं अपनी पॉलिटिकल पार्टी में बुला के मेरी सरकार ना गिरा दे। इसीलिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 लेकर आती है, जिसके थ्रू एक नया स्केड्यूल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया जाता है, जिसे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। बाद में 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसी एंटी डिफेक्शन लॉ में हमें चेंजेस या बदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में समझते हैं कि ये जो आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1985 का, ये बेसिकली कहता क्या है? सबसे पहली बात करता है ये किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। मान लीजिए कि अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से लोकसभा या विधानसभा के मेंबर बने हैं और इलेक्शन जीतने के बाद अगर आपने उस पॉलिटिकल पार्टी से ही रिजाइन कर दिया या फिर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर दी या फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको कोई काम करने को कहा, अपने फेवर में वोटिंग करने को कहा, गाइडलाइंस दी और अगर आपने उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए की पोस्ट से डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। यानी कि आपने जो पद जीता था इलेक्शन जीतने के बाद, वो पद या पोस्ट आपके पास नहीं रहेगा। इसे ही हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। जब हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में बात कर रहे हैं तो अगर आपने नॉर्मली रिजाइन भी कर दिया तब तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टी की गाइडलाइंस कभी कभी कोई फॉलो नहीं कर पाता अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से। उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन ये दिया गया है कि मान लीजिए कि अगर 15 जनवरी को आपको लोकसभा में बुलाया गया कि आपको वोटिंग करनी है, लेकिन आपकी कोई पर्सनल इमरजेंसी है और आप उस दिन नहीं जा पा रहे हैं लोकसभा और या फिर किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया और आपने गाइडलाइन फॉलो नहीं की या पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर दिया, तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अपनी एमपी या एमएलए की जो पोस्ट है उसको खो देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही टिकट पाकर इलेक्शन जीते। कई बार हमें देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी लोकसभा या विधानसभा पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरीके का नाता रिश्ता नहीं रखा, इंडिपेंडेंट आपने चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंट आप अपना चुनाव जीत भी गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आपने कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तब भी आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि जब चुनाव जीतने के लिए आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी, तो चुनाव जीतने के बाद आपको क्यों पड़ रही है? सीधी सी बात है कि सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने या तो आपको पैसे ऑफर किए हैं या फिर कोई मिनिस्ट्री का पोस्ट ऑफर किया है, जो एक तरीके से रिश्वत ही कहलाती है। इसीलिए इस सिचुएशन में भी आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई आप ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिसको नॉमिनेट किया गया है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2020 तक 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, या फिर राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया ही जाता है, और आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं और लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद में पहुंच चुके हैं।
और अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का विंडो दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आज की तारीख में आप नॉमिनेटेड मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट के, तो उस तारीख से लेकर 6 महीने तक आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तब भी आप एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएंगे और आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसी कानून में हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 100 मेंबर्स लोकसभा के मेंबर्स हैं, लेकिन उन 100 मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स ने यह डिसाइड किया कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी से अलग होकर कहीं और जा रहे हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आता। रीसेंट केस हमें इसमें महाराष्ट्र का देखने को मिला था। महाराष्ट्र में बीजेपी तो इलेक्शन हार गई थी, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन तीनों ने मिलकर गठबंधन में महाराष्ट्र की सरकार बनाई थी। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में जो शिवसेना थी, शिवसेना के जितने एमएलए थे, उनके एक लीडर तो हमारे उद्धव ठाकरे थे ही, जो सीएम भी बने थे, लेकिन उनके एक और लीडर थे जिनका नाम था एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे के फेवर में शिवसेना के 2/3 से ज्यादा इलेक्टेड मेंबर्स थे। और एकनाथ शिंदे अपने 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स को अलग करके बीजेपी के साथ यहां पर क्या बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, और एकनाथ शिंदे बन जाते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती है। यहां पर एकनाथ शिंदे और उनके एमएलए के खिलाफ किसी भी तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं आया, क्योंकि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में ये जो 2/3 मेंबर्स हैं, इसका एक्सेप्शन रखा गया था। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन होता है। मान लीजिए कि अगर आप लोकसभा के स्पीकर बन जाते हैं या विधानसभा के स्पीकर बन जाते हैं, और स्पीकर अगर आप बनते हैं तो सीधी सी बात है कि आप रूलिंग पार्टी से ही होंगे। लेकिन स्पीकर बनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते रहेंगे बीइंग अ स्पीकर, तो शायद आप किसी के अगेंस्ट या फेवर में पार्शियल डिसीजन ले लें। तो अगर स्पीकर या आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि स्पीकर बनने के बाद मैं पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना चाहता हूं, और जैसे ही मेरा स्पीकर का टर्म पूरा हो जाएगा मैं दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, तो इसे एथिकल ग्राउंड्स पे एंटी डिफेक्शन लॉ से पूरी तरीके से बाहर रखा जाता है। ये ट्रेडिशन यूके में चलता है, लेकिन इंडिया में अब तक इस ट्रेडिशन की शुरुआत हमने होती हुई नहीं देखी है। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी का यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, तो वो डिसीजन लोकसभा में बैठे हुए लेगा कौन? वो डिसीजन लिया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, जिसे हम लोग लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन भी कह सकते हैं, या विधानसभा का स्पीकर भी कह सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किसी को बदले की भावना से जबरदस्ती एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए सॉल्यूशन है 1992 का सुप्रीम कोर्ट का किहोतो होलोहन वर्सेस जाकिलू केस। इस किहोतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जबरदस्ती डिस्क्वालीफाई कर देता है बिना किसी एक वैलिड रीजन के, और अगर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन के खिलाफ पीआईएल डाल सकता है। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस डिस्क्वालिफिकेशन को रोक भी सकते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में एक चीज तो हम लोगों ने यह देख ली कि यहां पर 2/3 मेंबर्स का एक एक्सेप्शन है ही, लेकिन इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है। जिस तरह से ओरिजिनल एक्ट ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेकर आई थी, ये अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट लेकर आई थी। इस अमेंडमेंट में एक और चीज ये कही गई थी कि लोकसभा के टोटल जितने मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स का 15% मैक्सिमम ही आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। यानी कि आज की डेट में अगर लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो 543 मेंबर्स का अगर आप 15% निकालें तो 82 या 83 निकलता है। उतने ही मेंबर्स मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और यह नियम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पर लागू होता है, यहां तक कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली पर भी लागू होता है। लेकिन दिल्ली में यहां पर नियम थोड़ा सा अलग है कि यहां पर जो मैक्सिमम आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15%
ना होकर आपके सिर्फ 10% है। यानी दिल्ली की विधानसभा में हमें 70 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी 70 का 10% सिर्फ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। ये दो एक्सेप्शंस या ये दो अमेंडमेंट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखिएगा। अब एक सवाल का जवाब आप अपने कमेंट सेक्शन में देंगे। ये एंटी डिफेक्शन लॉ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद पर तो इंप्लीमेंट होता ही है, लेकिन क्या यही एंटी डिफेक्शन लॉ आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और नगरपालिका पर भी लागू होता है, हां या ना? इसका जवाब आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को अगर आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद IAS Origin, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।